हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कल की क्लास में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था। आई होप आप सबने वो क्लास देखी, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे मिल जाएगा। कल की क्लास में जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कीन्स ने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, उन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में क्या होती है, फॉल करती है। बिकॉज हम ये बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो उस समय इंक्रीज होती है। नंबर टू, हमें ये देखने को मिलता है कि जब जो इन्वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है, इसी के लिए जो कीन्स ने टर्म यूज की, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, MEC। कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब भी कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो, जब भी कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आप वहां से क्यों लगा रहे हो फैक्ट्री? बिकॉज आपको पता है लेटर ऑन मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक प्रॉफिट वहां से जनरेट होके मिलेगा। क्योंकि मुझे वो प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स वाई मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो जो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बात कर रही मैं, जो वो प्रॉफिट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट इज नोन एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कीन्स बोलते हैं दो चीजें हम देखते हैं। नंबर वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर टू इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज MEC। अब यहाँ पे हमारे पास इनकम है, वाई हमारे पास है। इनकम में से हमने क्या किया, हमने कंज्यूम किया और हमारे पास कुछ इनकम बच गई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हमें सेव करना है। हमारे पास जो सेविंग बच गई है उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज हमें पता है अगर हम उस सेविंग को यूटिलाइज करेंगे हमें कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है उस सेविंग से। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर वन, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बैंक के पास, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर वो पैसा रख सकती हूँ, डिपॉजिट करा सकती हूँ, जिसमें मुझे क्या मिलेगा, जिसमें मुझे इन रिवॉर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नंबर टू, मेरे पास ये ऑप्शन भी तो है, उस सेविंग को यूटिलाइज करके मैं क्या करूं, मैं कोई मशीनरी इंस्टॉल करूं, मैं कोई फैक्ट्री सेटअप करूं, जहां से मुझे क्या होगा, मुझे पता है लेटर ऑन मुझे क्या मिलेगा, एक रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा क्या देख रही हूँ, दूसरे में अगर मैं मशीनरी लगाऊंगी, कोई फैक्ट्री लगाऊंगी, तो वहां से मुझे MEC मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इन दो ऑप्शंस में से किसकी तरफ जाऊं, फर्स्ट या सेकेंड? तो यहाँ पे जहां मुझे रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा मैं वो ऑप्शन ऑप्ट करूंगी। तो इसका मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रेटर देन होगा MEC से, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने पैसे को वहां पे डिपॉजिट करूंगी जहां पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो मैं जाऊंगी बैंक्स के पास, मैं जाऊंगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। ठीक है। तो अगर इसका उल्टा हो जाए, मेरे को, मेरे पास जो पैसा है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी मशीनरी में, किसी प्रोजेक्ट में, अगर वो पैसा लगाऊं, उससे मुझे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, जो एक्सपेक्ट करूंगी मैं प्रॉफिट वहां से, दैट विल बी मोर देन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट। तो अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इन्वेस्ट करूंगी उस पैसे को लेकर मशीनरी में, फैक्ट्रीज में। क्लियर? तो हम लोगों को ये पता चल चल गया अभी तक कि हम किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हम मशीनरी में लगाएंगे या बैंक्स के अंदर रखेंगे, वो डिपेंड करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू MEC, तो हम बैंक्स के पास जाएंगे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। अगर इसका रिवर्स होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाएंगे। कुछ कुछ चीजें समझ आई कि MEC क्या है? MEC बेसिकली इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। अब यहां तक हम लोगों ने देखा। अब हमें क्या देखना है, हमें MEC बेसिकली होता क्या है ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, MEC के बारे में बात करें, MEC इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड फॉर द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज मार्जिनल। तो हम लोग जब भी मार्जिनल के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, हम वन एडिशनल यूनिट के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल। वन एडिशनल यूनिट। तो यहाँ पे जब हम मार्जिनल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट के बारे में। अब
एमईसी में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट जो हम अर्न कर रहे हैं फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट। तो अगर आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिफाइन करना पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? इट इज बेसिकली द रेट ऑफ प्रॉफिट, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ प्रॉफिट expected from an extra unit of capital asset, from an extra unit of capital asset। जब हम रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखना हम परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो एमईसी को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, इट इज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट। परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या रियल प्रॉफिट है या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जब हम एमईसी के बारे में बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, वो किसने हमें दी? वो हमें दी कुरिहारा ने। और दूसरी डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो किसने दी? हमें कीन्स ने। तो कुरिहारा ने क्या बोला? कुरिहारा ने बोला एमईसी क्या है? ये एक रेशो है, रेशो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड, रेशो बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव yield of additional capital goods, of additional capital goods and their supply price, goods and their supply price। अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स दिखी, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड और दूसरा हमें क्या दिखा? सप्लाई प्राइस। इट्स नॉट कर्व, इट्स प्राइस, सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस क्या होता है? जब भी हम कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो मशीनरी को लेने के लिए हमने कोई पैसा पे किया, प्राइस पे किया। तो सप्लाई प्राइस को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगी? सप्लाई प्राइस क्या है? नंबर वन, इट इज द प्राइस विच द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे फॉर द पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। इट इज द प्राइस which the entrepreneur has to pay for the particular capital asset। Why particular? Because हम एमईसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो for the particular capital asset। और दूसरा हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड देखना है। तो जब हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हमने कोई एसेट इंस्टॉल किया, वो एसेट हमें ओवरऑल लाइफ टाइम पे क्या प्रॉफिट ला कर दे रहा है, क्या प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। हमने जब किसी एसेट के अंदर, किसी मशीन के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो मशीन हमें हर साल कोई प्रॉफिट जनरेट करके देगी। लेट से उस मशीन का जो टोटल लाइफ स्पैन था वो 2 साल है, कोई भी हो सकता है लाइफ स्पैन। तो लेट से उसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर में वो हमें 1,000 रुपये अर्न करके दे रही है, वहां से हमें जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर पे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेट से 1,500 रुपये है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं जो टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है दैट इज 2,500। तो एग्रीगेट प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वहां से बाय इन्वेस्टिंग इन दैट मशीनरी इज 2,500। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है? जो टोटल टोटल नेट रिटर्न है फ्रॉम एन एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है? तो हम लोगों ने कुरिहारा की डेफिनेशन में क्या देखा? हमने देखा ये रेशो है बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ एडिशनल कैपिटल गुड्स एंड देयर सप्लाई प्राइस। अब लेट्स से कि अगर सप्लाई प्राइस किसी कॉमोडिटी का है 20,000 रुपए, ठीक है? कोई फैक्ट्री थी, उसको वहां पे हमने एक मशीन इंस्टॉल की। मशीन इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट लगा हमें, जिसको हमने क्या बोला? दैट इज द सप्लाई प्राइस, वो है 20,000 रुपीज। और वहां से जो हमें प्रोस्पेक्टिव यील्ड अर्न हुआ वो कितना है? 2,000 रुपये। तो अगर मुझे एमईसी निकालना हो इस फॉर्मूला से तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रोस्पेक्टिव यील्ड दैट इज 2,000, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 20,000 इन 200%। क्लियर? इट कम्स टू बी 10%। तो एमईसी क्या हो गया? एमईसी इज 10%। और आपने यहाँ पे देखा जब हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड के बारे में बात कर रहे हैं वी टॉक इन एब्सोल्यूट टर्म्स।
नंबर्स की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एमईसी के बारे में बात कर रहे हो, ये क्या है? परसेंटेज है। इट इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन अ कैपिटल एसेट। क्लियर? ठीक है। तो यहां तक सबको समझ आया? अब ये तो थी कुरिहारा की डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे, दैट इज कीन्स की डेफिनेशन। अब जब हम कीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? कीन्स बोलते हैं एमईसी बेसिकली क्या है? इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। मैं अभी आपको बताऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय द रेट ऑफ डिस्काउंट। इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच इक्वेट्स, आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम एन एसेट टू इट्स करंट सप्लाई प्राइस, टू इट्स करंट सप्लाई प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कीन्स की डेफिनेशन पे? हम वापस से प्रोस्पेक्टिव यील्ड और किसको देख रहे हैं? और सप्लाई प्राइस को देख रहे हैं। सप्लाई प्राइस क्या है? बेसिकली हमारी पॉकेट से जो पैसा बाहर गया, जब हमने कोई मशीनरी इंस्टॉल की, तो वहां पे हमारी पॉकेट से कुछ पैसा बाहर जाएगा, तो सप्लाई प्राइस बेसिकली क्या है? कैश आउटफ्लो। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है? जो पैसा बाहर से अंदर आएगा, दैट इज कैश इनफ्लोस। तो यहाँ पे कीन्स ने क्या किया? कीन्स ने एक रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करने की कोशिश की। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है अभी हम देखेंगे। बेसिकली ये एक इंटरेस्ट रेट है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को कैलकुलेट करने की के लिए यूज होता है। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड के बारे में अगर मैंने बोला, दैट इज कैश इनफ्लो। फ्यूचर में क्या कैश इनफ्लो होगा? फ्यूचर में जो कैश इनफ्लोज होगा उसकी आज की डेट पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। लेट से हम लोगों ने बोला हमें मशीन का जो एंटायर लाइफ टाइम था वो 2 साल है, 2 साल में हमें 2000 मिलेगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। लेकिन 2 सालों के अंदर, जब 2 साल के बाद हमें वो पैसा मिलेगा, वहां पे इन्फ्लेशन भी आ गई है, तो हमें इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 2 साल के बाद उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। 2000 रुपए की जो आज वैल्यू है वो 2 साल के बाद कम हो जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या है? वो फ्यूचर का पैसा है, उसकी आज की डेट पे क्या वैल्यू है, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट बेसिकली क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट used to determine used to determine the present value of future cash flow of future cash flows। ठीक है। बेसिकली ये हम इसको क्यों यूज करते हैं कि फ्यूचर की मनी की आज की डेट पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम किन दो चीजों को कैलकुलेट इक्वेट कर रहे हैं? क्या पैसा हमारी पॉकेट से गया, पॉकेट से जो पैसा गया दैट इज सप्लाई प्राइस, और क्या हमारी पॉकेट में आएगा दैट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और हमारी पॉकेट से क्या जा रहा है? वो क्या है? वो आज ही जा रहा है। उसकी वैल्यू आज कितनी है हमें पता है, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें कौन से पैसे को देखना है? जो हमें फ्यूचर में अर्न होगा, जो हमारी पॉकेट में फ्यूचर में आएगा, दैट इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड का पैसा हमें देखना है ना, उसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कीन्स की डेफिनेशन को देखेंगे। तो कीन्स की डेफिनेशन में कीन्स रेट ऑफ डिस्काउंट पे बात करते हैं। अब जब हम कीन्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R² प्लस R3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R³ प्लस अप टू Rn डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर n। देखिए यहाँ पे जब हम C के बारे में बात कर रहे हैं, C हमारा क्या है? C इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
सप्लाई प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सप्लाई प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब यहाँ पे जो एन है हमारे पास, एन इज द टोटल लाइफ स्पैन, कि कितने साल, अगर लेट से 5 साल उसका लाइफ स्पैन है तो एन क्या होगा, वो फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो एन इंडिकेट क्या कर रहा है, लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट which equates the prospective yield to the supply price, which equates the prospective yield to the supply price। अब यहाँ पे ये जो R1 R2 R3 अप टू R5 Rn है, ये क्या है, मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में क्या प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला, R2 सेकेंड ईयर के एंड में मुझे क्या प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला, R3 थर्ड ईयर के एंड में मुझे क्या प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला। लाइकवाइज Rn क्या है, nth ईयर के एंड में मुझे कितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला। तो R1 R2 अप टू Rn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट एनुअल प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट, एनुअल प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट, यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट। क्लियर आपको यहां तक। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। लेट से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, वो 3000 रुपीज है। और जब हमने वो कैपिटल इंस्टॉल की तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमें कुछ प्रोस्पेक्टिव ईयर मिलेगा। और जो मशीन है उसका लाइफ स्पैन है 2 साल का। तो फॉर्मूला हमारा ये बना, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बताया, 3000। R1 फर्स्ट ईयर के एंड में लेट से हमें 1100 रुपए का प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला, डिवाइडेड बाय 1 + r, वेयर r इज द रेट ऑफ डिस्काउंट जिसको हम MEC बोलते हैं, प्लस सेकेंड ईयर के एंड में मुझे 2420 क्या मिला, प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिला, +1 + r²। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास MEC क्या आएगा, 10%। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी नीड 2 एक्सप्रेशन। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है। तो एग्जाम में कभी भी इसको सॉल्व करते मत बैठना, एग्जाम में रट के जाना है, रट के जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार आपको वैल्यूज याद हो जाएगी, वहां पे कैलकुलेट मत करें। ठीक है, तो MEC मेरे पास क्या आ गया, MEC कम्स टू बी 10%। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया बिटवीन द MEC एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर MEC ज्यादा है तो हम मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे। अब हम एक और रिलेशन देखते हैं, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस के साथ। आप मुझे इसका आंसर देंगे। अगर मुझे बताइए, लेट से मेरा जो पैसा है, ठीक है, मेरे पास फ्यूचर की डेट पे कैश इनफ्लो ज्यादा होने वाला है, कैश इनफ्लो ज्यादा होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यस, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो मेरे पॉकेट में ज्यादा पैसा आ रहा है ना। तो अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड ग्रेटर देन होगा सप्लाई प्राइस के, इट मींस हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ इसका उल्टा हो जाए, इफ प्रोस्पेक्टिव यील्ड दैट इज द कैश इनफ्लोज लेस देन हो जाए सप्लाई प्राइस के, तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, देन डू नॉट इन्वेस्ट। क्लियर। हमने प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस के बीच में रिलेशन देखा, हमने MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशन देखा, अगर ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा देन इन्वेस्ट। अगर अब हमने ग्रेटर देन वाला भी देखा, लेस देन वाला भी देखा, लेकिन अगर क्या हो, इफ MEC इज इक्वल टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, जो फर्म है आपकी, दैट इज सेड टू पोजेस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक, इज सेड टू पोजेस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक, ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक। क्लियर यहां तक सबको। अब एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लेना,
अगर एमईसी क्या हो, एमईसी इज हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है और वहां पे एमईसी ग्रेटर देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं टिपिकली, हम लोग बोलते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे। और याद रखना, इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो इस सिनारियो में क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है टू बोरो मनी। देयर विल बी अ टेंडेंसी टू बोरो मनी। मैं ये स्टेटमेंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ, कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट्स पूछी जाए तो आप लिंक कर सके। देयर विल बी अ टेंडेंसी टू बोरो फंड्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम लोग क्या देखेंगे, एमईसी की डायग्राम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एमईसी की डायग्राम। अब एमईसी की डायग्राम देखने से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक इट। अब यहाँ पे हमें पता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायग्राम बनाई जाए, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डायग्राम बनाई जाए, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास इस तरीके का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है, जो मुझे क्या रिफ्लेक्ट करती है, एमईसी। सॉरी, जो मेरे पास क्या आया, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगी। और आपको पता है क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट फॉल करता है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह यहाँ पे एमईसी लिख दूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, एमईसी, तब भी मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक इनवर्स रिलेशनशिप आता है। तो याद रखना, एमईसी और इन्वेस्टमेंट के बीच में भी क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। अब बुक में कंफ्यूज नहीं होना, वहां क्या लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी, और यहाँ पे लिखा होता है एमईसी। वहां पे दोनों रिलेशंस को एक ही डायग्राम पे दिखाया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब क्यों दिखाया जाता है, बिकॉज अभी हमने देखा, अगर एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर हो तो हम बोलते हैं फर्म इज सेड टू पोजेस द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक। तो यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं वो एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही दिखा रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? अब why there is an inverse relationship between the MEC and the investment? अगर हम MEC और इन्वेस्टमेंट के बीच में देखें, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसका रीजन क्या है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर हम क्या करें, हम इन्वेस्ट करते जाए एक सर्टेन प्रोजेक्ट पे, तो आफ्टर अ पॉइंट MEC क्या करेगा, फॉल करेगा। और इसके लिए जो रीजन बताया जाता है, इट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब दो जो रीजंस आपको पता होने चाहिए, वो क्या है, नंबर वन, प्लीज नोट डाउन। नंबर वन, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। हम लोग बोलते हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो क्या करेगा, वो डिक्लाइन करेगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिक्लाइन करेगा। वाई प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिक्लाइन? बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा कैपिटल इंस्टॉल करेंगे। ज्यादा कैपिटल इंस्टॉल करने का मतलब हम ज्यादा क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द ग्रेटर अमाउंट ऑफ कैपिटल एसेट। तो जब ज्यादा कैपिटल एसेट यूज होगा तो प्राइस ऑफ द गुड डिक्लाइन होगा। जब प्राइस ऑफ द गुड डिक्लाइन होता है तो प्रॉफिट अल्टीमेटली विल फॉल इन द इकोनॉमी। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिक्लाइन होता है क्यों? लिख लीजिए, बिकॉज व्हेन more quantity more quantity of a good is produced with the greater amount of capital asset, price ऑफ द गुड्स डिक्लाइन। और प्राइस ऑफ गुड्स जब भी डिक्लाइन करता है तो यू नो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। और दूसरा इसका रीजन क्या है, हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिव यील्ड के साथ क्या देखा, हमने सप्लाई प्राइस देखा। तो अब हम सप्लाई प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कोई मशीनरी इंस्टॉल करे जा रहे हो, मल्टीपल मशीन आपने इंस्टॉल की, तो मार्केट के अंदर उस मशीन की डिमांड बढ़ेगी। उस मशीन की डिमांड बढ़ने का मतलब है प्राइसेस विल राइज। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस विल राइज। जब प्राइस राइज करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई प्राइस राइज किया, सप्लाई प्राइस का राइज करने का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज किया, प्रॉफिट विल फॉल। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, द सेकंड रीजन फॉर द डिक्लाइन इन एमईसी इज दैट
द supply price of the capital asset may rise of the capital asset may rise because the increase in demand for it will bring about increase in its cost of production. Increase in its cost of production. क्लियर? यहां तक समझ आया सबको कि क्यों एमईसी और इन्वेस्टमेंट का एक इनवर्स रिलेशनशिप है जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।